Hello students, my name is Ritu Sharma. In this video, we will go ahead with few very important questions from the chapter Money and Banking. Class 12th के हमारे पास में जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें जो MCQ का जो बेसिकली क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से मनी एंड बैंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसमें से मैंने सेलेक्ट करे हैं फ्यू 19 क्वेश्चंस आर देयर जिसको कि हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे एंड वी विल गो अहेड विद ऑल द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये वाली ऑप्शन को हम क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी आर गोइंग अहेड विद द अदर ऑप्शन. हम उसके बारे में अच्छे से ध्यान देंगे. सो द नंबर 1 क्वेश्चन मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड. आई होप कि आपने जितने भी अपने नोट्स थे उन सबको पूरा का पूरा पढ़ लिया हुआ है, अच्छे से याद कर लिया है. सो लेट अस गो अहेड विद इट. सो नंबर 1 क्वेश्चन इज द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई आर. मनी सप्लाई के मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? यस, अगर आपको याद हो तो मनी सप्लाई में आपने क्या करा था, जब आपने मनी सप्लाई की डेफिनेशन करी थी तो यू हैव गॉन विद M1, M2, M3, M4. मनी सप्लाई में नंबर 1 M1 क्या था? दैट वाज द करेंसी प्लस द डिमांड डिपॉजिट्स, इजंट इट? जो नंबर 1 था आपका करेंसी प्लस द डिमांड डिपॉजिट, वो उसका मेन कंपोनेंट है. व्हाट इज M1? M1 जो हमारे पास में नैरो कंसेप्ट है मनी का, वही हमारे पास में उसी को ही हम बेसिक डेफिनेशन मानते हैं, जिसको हम कहेंगे करेंसी एंड द डिमांड डिपॉजिट. तो ब्रॉडर कंसेप्ट कौन सा हुआ? हियर वी वर हैविंग M1, M2, M3 एंड M4. इसमें से M1 जो है वो नैरोअर कंसेप्ट है, M4 इज द ब्रॉडर कंसेप्ट. तो उस नैरोअर कंसेप्ट के हिसाब से दिस फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट. हियर द क्वेश्चन नंबर 1 हैज द करेक्ट आंसर एज द करेंसी एंड द डिमांड डिपॉजिट. बट ऑफ कोर्स जब मनी के बारे में आगे आप पढ़ेंगे तो आपके पास में टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, अलग अलग से वर्ड्स आएंगे. यहां पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है दैट दिस इज द करेक्ट आंसर. सो नंबर 2 क्वेश्चन इज RBI वाज सेट अप इन. यस, हम लोगों के मन में क्या आएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है, ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में सेटअप हुआ होगा. सो द आंसर इज नो. क्योंकि अगर एक स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा सो बट ऑफ कोर्स व्हाट यू वुड थिंक कि हाँ जी ये 1947 नहीं हो सकता क्योंकि 1947 में इंडिपेंडेंस ही, ये भी पहले का है, ये भी पहले का है, तो ही मे टिक 1950 विच इज द रॉन्ग आंसर. द करेक्ट आंसर इज 1935. In the 1st April 1935, this RBI was set up. So you should remember it. It is 1935, not after the independence. It is basically before the independence. हमने RBI को हमारे कंट्री में सेटअप किया गया था in 1935. मनी के ऑपरेशन तब भी होते थे हमारे पास में. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दिस NEFT स्टैंड्स फॉर? NEFT आपने आजकल ये बहुत ज्यादा वर्ड सुना हुआ होगा. NEFT इज व्हाट? NEFT इज द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. अभी RBI ने इसका लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दिया है. फ्रॉम द 2 लाख इट हैज बीन इंक्रीज टू 5 लाख. तो NEFT का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नॉट रिलेटेड विद द एनर्जी फोर्स, इट इज नॉट रिलेटेड विद द न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. नो, इट इज नॉट न्यू, इट इज द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर. पूरे के पूरे कंट्री लेवल पर आप ये फंड ट्रांसफर कहीं पर भी कर सकते हैं. इट इज जस्ट बेसिकली द ऑनलाइन सिस्टम विच इज देयर. सो NEFT इज व्हाट? NEFT इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड transfer. So question number 4 is the number of a central banks in a country is. आप बताइए सेंट्रल बैंक का आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था? सेंट्रल बैंक इज द मेन नोट इशूइंग अथॉरिटी, मनी इशू अथॉरिटी जो होती है जिसके पास में पूरी की पूरी कंट्री के पास में, उसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं. क्या वो कभी एक से ज्यादा हो सकता है? सो द आंसर इज नो. वो हमेशा ही एक ही रहेगा, बी इट माई कंट्री और एनी अदर कंट्री. तो द सेंट्रल बैंक इन एनी ऑफ द कंट्री विल always remain as one. And here in our country, what is the name of the central bank? It is the Reserve Bank of India. Which one it is? It is the RBI. It is the Reserve Bank of India. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू. सेंट्रल बैंक अगेन मैंने आपको बताया सेंट्रल बैंक क्या होता है? दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट ग्रांट्स लोन्स टू. सेंट्रल बैंक किसको लोन ग्रांट करता है? RBI. कैन इट डील विद डज इट डील विद द जनरल पब्लिक? सो द आंसर इज नो. आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाके अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ किससे डील करता है? इट डील्स विद दी कमर्शियल बैंक. उसको प्राइवेट कंपनीज, जनरल पब्लिक से कोई भी मतलब नहीं होता. जस्ट टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई इन द होल इकोनॉमी, सेंट्रल बैंक ग्रांट को किसको करता है? लोन को कमर्शियल बैंक को करता है. एंड दैट टू एट अ स्पेसिफिक रेट.
Number 6 question, the issue of a currency note dash the money supply. मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है जितना भी मनी हमारे पास में एक पूरा इकोनॉमी में सर्कुलेशन में आता है, दैट इज बिन नोन एज मनी सप्लाई. सर्कुलेशन में क्या मनी सप्लाई आता है? अगेन इफ विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द मनी सप्लाई आर करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट. सो द नंबर 1 वर्ड इज करेंसी. तो आप बताइए, अगर मैं मनी सप्लाई में कर रही हूं, अगर मैं इश्यू कर रही हूं करेंसी नोट, सो विल इट इंक्रीज द मनी सप्लाई और डिक्रीज द मनी सप्लाई? Yes, you are intelligent enough. Yeah, answer is increase. Yes, it increases the money supply. हमारे पास में आरबीआई पूरी की पूरी इकोनॉमी में रिजर्व हमारा जितना भी मनी फ्लो होता है दैट कंट्रोल्स थ्रू द कमर्शियल बैंक. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे. Number 7, the credit creation is controlled by, I hope that you all have studied the credit creation. जो मेरा लास्ट आपके पास में वीडियो था, that you have seen it properly. पूरा का पूरा क्रेडिट किस तरीके से क्रिएट होता है. हमने डिपॉजिट्स के बारे में बात कर रहा था, हमने LRR वगैरह के बारे में बात कर रहा था. वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस रेशोज. हाँ जी, याद करिए उस टॉपिक को. देन आफ्टर दैट गिव मी द आंसर. क्रेडिट क्रिएशन इज कंट्रोल्ड बाय, किसके हाथ में होता है क्रेडिट कंट्रोल करना? आपके पास में पूरा का पूरा सेंट्रल बैंक जो होता है वो आप पर ध्यान देता है कि आप किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी में मनी का फ्लो करते हैं. यहां पर सेंट्रल बैंक बाय द यूज ऑफ वेरियस रेशियोज, वो अलग अलग रेशियोज के माध्यम से आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है. बाय सेंट्रल बैंक करता है थ्रू व्हाट? थ्रू द कमर्शियल बैंक्स. सेंट्रल बैंक करता है कमर्शियल बैंक के थ्रू करता है. सो हियर द वर्ड रिटन इज बाय, क्योंकि बाय वर्ड लिखा है, सो द आंसर वुड बी सेंट्रल बैंक. किस चीज के थ्रू करता है? इफ यू ऑल रिमेंबर, जो आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स करे थे, उस सब के थ्रू क्रेडिट कंट्रोल करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी इंक्लूड्स, क्वेश्चन नंबर 8, मनी इंक्लूड्स करेंसी. यस, इट इंक्लूड्स करेंसी. ये नहीं है कि आपका फर्स्ट आंसर आपको समझ में आ गया, फटाफट टिक करके आप नेक्स्ट पर भाग जाएंगे. नहीं, यू नीड टू रीड ऑल द ऑप्शंस. इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज. So money includes currency, demand deposits. Yes, it includes demand deposit. तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि कहीं पर ये ऑप्शन है A, B. Now the bonds are also there. Yes, it includes bonds also. So the money includes what? It includes all of above. सब चीजों को इंक्लूड करता है मनी. इसके लिए आपको प्लीज अच्छे से ध्यान रखिएगा. पूरी का पूरा ये मनी का जो डेफिनेशन था, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज, प्लीज उसको ध्यान से देखिएगा. देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट फुली. So now the question number 9, I hope that this is very much clear to all of you, is it is properly visible. Which of the following statement is correct? कौन सी statement इन सब में से correct है? So number 1 says that money is what money does. ये वाली definition भी हमने पढ़ी हुई है. Next, there are many assets which carry the features of money. Money के features को carry करते हैं. Features of money क्या होता है? हमने अलग अलग करा था. There are the various functions which has been performed by money. तो हमारे पास में बहुत सारे assets होते हैं which carry the features of money. तो yes, it is true. Next, number 3, in the modern sense money has stability. Yes, money has stability. जब तक मनी पूरी की पूरी इकोनॉमी में फ्लो कर रही है, उसके एक्सचेंज में हमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं. So yes, it has the stability. And the last option is all of above. So what do you suggest? What would be the answer in this case? It would be all of above. क्योंकि ये मनी की एक डेफिनेशन है. मनी is what money does. ये याद आपको रखना है. There are many assets which carry the features of money. ये भी point, but of course आपको याद रखना है. In the modern sense, the money has stability. Yes, it is there. So it's a combination of all. तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? It is basically all of above. The best measure of a narrow money is, अभी मैंने आपको बताया था, हमारे पास में N1, M1, M2, M3, M4. M1 जो है that is a narrow concept and M4 is a broader concept. What is the meaning of a broader and what is the meaning of a narrower concept? Narrower means हमारे पास में यहाँ पर कुछ एक चीजें इंक्लूड होंगी. M4 is the latest concept जिसमें कि broader concept में इसमें ज्यादा चीजों को इंक्लूड किया गया है. तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा. M1 is narrower, M4 is broader. So let us come back to this question. Yes, question number 10. The best measure of a money supply is it M1, M2, M3 or M4? What will it be? It will be M1, as the way I have told you. So the answer is M1 in here. Question number 11. Which of the following statements about the banks is
इनकरेक्ट, कभी कभी हम ये पढ़ने में गलती कर देते हैं, यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इट इज नॉट द करेक्ट विच इज बिन रिटन हियर, इट इज इनकरेक्ट। बताइए कौन कौन सी चीजें इनकरेक्ट है। बैंक एनकरेजेस सेविंग, नहीं, बैंक तो एनकरेज करता है सेविंग को। बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, यस, विद द हेल्प ऑफ द सेंट्रल बैंक, पूरा का पूरा मार्केट में वो क्रेडिट को फ्लो करने में सेंट्रल बैंक की हेल्प करता है। बैंक मोबिलाइजेस सेविंग्स, सेविंग्स को पूरा चैनलाइज करता है। एंड बैंक्स आर यूजुअली रूरल बायस, देखिए ये तो वो बिल्कुल भी नहीं करता, तो हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो पूछी हुई है। रूरल बायस का क्या मतलब है, रूरल एरियाज की तरफ में वो ज्यादा बायस है, मतलब उनको ज्यादा तवज्जो देता है या उनको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग इज नॉट देयर, सो दिस D is correct. It is basically the question which they have asked. They have asked that which of the following statements are about the banks is incorrect. So this statement is incorrect. I hope it is very much clear to all of you. So the next question is question number 12. It is the short-term lending rate of a RBI. RBI भी हमने पढ़ा था जब हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में पढ़ रहे थे. Then we talked about the various ratios. उसमें से हमने पढ़ा था रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है. जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, शॉर्ट टर्म में जो आरबीआई लैंडिंग करता है, किसको लैंड करता है पैसा. वी ऑल नो दैट हियर दी कमर्शियल बैंक्स आर इन्वॉल्व्ड. आरबीआई हमको थोड़ी ना, बैंक को थोड़ी एज अ इंडिविजुअल थोड़ी ना लोन देता है, किसके साथ डील करता है वो, इट डील्स विद द कमर्शियल बैंक. सो हियर द आंसर वुड बी रेपो रेट. जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को देता है देन द रेट विच इट चार्ज इट इज द रेपो रेट. और जो उसके बाद में कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को देते हैं वो व्हाट इज दैट बीन कॉल्ड, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. क्या होता है वो, दैट इज बीन कॉल्ड एज अ रिवर्स रेपो रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, CRR, व्हाट इज द कैश रिजर्व रेशियो. क्या डेफिनेशन बताया था मैंने आपको, इफ यू ऑल रिमेंबर इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट कैश रिजर्व रेशियो इज द बेसिक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट. डिपॉजिट पर मैंने आपको मेन एम्फेसाइज किया था कि ये एक वर्ड आपको जरूर याद रखना है. इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अ कमर्शियल बैंक जो कि उसे आरबीआई के साथ में मेंटेन करना पड़ता है, इजंट इट. तो ये डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप बता सकते हैं. यस, नंबर 1 इज फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल डिपॉजिट कैप्ड विद द बैंक. मैंने आपसे क्या कहा था, इन द केस ऑफ अ एसएलआर, एसएलआर के केस में उसे किसके पास में रखता है, वो अपने पास में रखता है. बट इन द केस ऑफ अ सीआरआर सब कुछ किसके पास में रखा जाएगा, इट इज देयर विद आरबीआई. इट इज अ परसेंटेज ऑफ अ डिपॉजिट जो कि आरबीआई के पास में रखा जाता है, बैंक के पास में नहीं रखता. फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल डिपॉजिट, यहां तक देखिए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन लास्ट में आके गलत हो गया, कैप्ड विद द बैंक. सो द आंसर इज नो. फ्रैक्शन ऑफ अ फिक्स्ड डिपॉजिट, देखिए हमें फिक्स्ड डिपॉजिट से मतलब नहीं होता, इट इज बेसिकली दी टोटल डिपॉजिट. सो हियर अगेन बी इज रॉन्ग. सी इज द फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल डिपॉजिट, देखिए यहां तक तो करेक्ट है, ऑफ बैंक्स kept with the central bank. ये central bank कौन सा है, RBI. So this statement is correct. So in the question number 13, it is a fraction of the total deposit of the banks kept with the central bank. देखिए अब ये मत समझिएगा कि आपके पास में MCQ आ रहे हैं, so you are not going to have any sort of a practical questions. तो ऐसा नहीं है, practical questions होंगे लेकिन छोटे छोटे होंगे, तो आपको छोटे वाला जो formulas होते हैं you always should remember those questions. So the next question, question number 14 is just practical. ले लीजिए अपना रजिस्टर पास में एंड जस्ट राइट इट डाउन. व्हाट विल बी द क्रेडिट क्रिएटेड इन द इकोनॉमी. क्रेडिट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं इकोनॉमी में. इफ द प्राइमरी डिपॉजिट इज 50 करोड़ एंड LRR स्टैंड्स एट 10%. हाँ जी बताइए इसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे. इफ वी विल गो अहेड विद दिस, तो एक बात बताइए, हमने पढ़ा था दैट अगर हमारे पास में मनी मल्टीप्लायर का एक हमने कंसेप्ट करा था. मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR. दिस वॉज द थिंग विच वी हैव डन. इफ इट द LRR विच इज बीन गिवन इज 10%. 10% का मतलब क्या हुआ, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 10. 10% है तो इसमें 0.10 अगर मैं परसेंट के बारे में बात करूंगी, इट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.1. सो द आंसर, द मनी मल्टीप्लायर इज 10 इन दिस केस. If the money multiplier is 10, and what is the formula which you need to remember here? The formula which you need to remember here is total deposit
is equal to initial deposit मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर. मनी मल्टीप्लायर मेरे पास में कितना आ रहा है? मनी मल्टीप्लायर इज 10. इनिशियल डिपॉजिट कितना है? एज इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, प्राइमरी डिपॉजिट का मतलब होता है इनिशियल डिपॉजिट. यस, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर इट कि प्राइमरी डिपॉजिट कहीं पर वर्ड लिखा है तो उसका क्या मतलब है, इनिशियल डिपॉजिट लिखा हुआ है तो उसका क्या मतलब है. इफ यू ऑल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर टेबल विच आई हैड गिवन यू, इनिशियल डिपॉजिट मेरे पास में है 50 करोड़. So 50 crore multiplied by 10, the answer would be 500 CR. तो 500 CR कहाँ लिखा है भाई? It has been written here. So the answer is this. It is 500 crore. I hope that it is very much clear to all of you. दोबारा देख लीजिएगा प्लीज इसका कैलकुलेशन जो भी मैंने आपको बताया है. एंड हियर व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय मनी मल्टीप्लायर. एंड हियर द मनी मल्टीप्लायर is equal to 1 divided by LRR. And what is this LRR? LRR is legal reserve ratio. I hope that this point is clear. So let us go ahead with the next question. Question number 15. If 10,000 crore is generated in the bank, generated मतलब जनरेट पूरा का पूरा डिपॉजिट जनरेट किया. अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको एक टेबल बताया था, उस टेबल में मैंने आपको यहां पर इनिशियल डिपॉजिट से स्टार्ट किया था और यहां पर जो हमने टोटल बताया था दैट वाज द टोटल डिपॉजिट्स जो मेरे पास में फाइनल डिपॉजिट बन के आया था. यहां पर if they are saying that if 10,000 crore is generated in the bank and the initial deposit is 2,000 crore, what is the percentage of LRR? हाँ जी, स्टार्ट हमने किससे किया? स्टार्ट हमने किया था 2,000 करोड़ से. एंड व्हाट डू वी हैव एट दी हैंड? वी आर हैविंग द 10,000 करोड़ इन आवर हैंड. तो आप बताइए, मतलब एज पर द फॉर्मूला द टोटल डिपॉजिट, अगर मैं इसी फॉर्मूला में इफ आई एम गोइंग टू पुट द सेम वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, तो यहां पर टोटल डिपॉजिट कितना है? टोटल डिपॉजिट इन दिस क्वेश्चन इज, फॉर्मूला देखिए दोबारा से, इट इज द टोटल deposit is equal to initial deposit multiply by money multiplier. Total deposit इस समय मेरे पास में कितना है? As per the question which is being given here, it is 10,000 crore and then the initial deposit is 2,000 crore. बताइए, can we by the use of a basic mathematical formulas, तो अगर हमें money multiplier निकालना है, here it would be 10,000 divided by 2,000. So the answer would be 5. The money multiplier is 5. What does it say? What is the meaning of this 5? This 5 says that by the initial deposit of a 2,000 crore, the total deposit has increased 5 times. The total deposit has increased 5 times. So money multiplier is 5. लेकिन हमारे पास में money multiplier नहीं पूछा हुआ, इन्होंने पूछा है percentage of a LRR. Again we need to come back to the formula which was there. Money multiplier is equal to 1 divided by LRR. If the money multiplier is 5, by putting the values in this, तो मेरे पास में LRR कितना आ जाएगा? LRR is 1/5. So we need to, this LRR is it in the percentage? परसेंटेज में निकालना है, तो अगर मैं इसको 100 से करूंगी देन आई वुड हैव द 20% इन माई हैंड. सो व्हाट इज दिस LRR? LRR इज 20%. सो डू वी हैव दिस ऑप्शन इन हियर? हमारे पास में क्या ये ऑप्शन है? 10% एंड दी 20%. यस. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ अगर आपने कुछ गलत कैलकुलेशन करी होगी ना इसमें, देन टू दे वुड गिव द रॉन्ग आंसर ऑल्सो. उनको ये पता है कि स्टूडेंट्स कहाँ पर क्या मिस्टेक कर सकते हैं. तो अगर बाई चांस इफ बाय एनी मिस्टेक यू आर हैविंग द आंसर एज अ 10% और आपने फटाफट देख लिया कि यस 10% तो यहाँ लिखा हुआ है, फटाफट टिक कर दिया, but whereas your answer is wrong. तो please whenever you are doing such kind of a calculation, एक बार अपनी calculation को cross check जरूर करिएगा before going ahead with this thing. I hope that my point is very much clear to all of you. So the next question is, which of the following is the qualitative monetary measure? हाँ जी, qualitative के बारे में हमने किस में बात करी थी? qualitative में हमने बात करी थी जब हमने credit control में बात करी थी. credit control में there are basically 2 types of the measures. One is the quantitative, the other one is the qualitative. qualitative में हमने क्या कहा था? qualitative में हमने कहा था one was the moral suasion. I hope that you all remember that. One was the moral suasion. The other one was the margin requirement.
आपको आरबीआई आपको ये नहीं कहता कि आपने परसेंटेज के बेसिस पे क्या करना है, क्या नहीं करना, कितना रेट रखना है. दे आर जस्ट गिविंग यू सम डायरेक्शंस कि सर प्लीज आप ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए. आपसे तमीज से बात करके वो आपसे कहते हैं देयर आर द वेरियस मॉनेटरी मेजर. वन इज द मॉरल सुएशन, द अदर वन इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. अगर आपने पढ़ा हो ये तो मार्जिन रिक्वायरमेंट में 10% 20% मार्जिन के हिसाब से किस हिसाब से क्रेडिट को कंट्रोल किया जाता है. दिस इज व्हाट वी हैव डन. सो द क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. 16 में क्वालिटेटिव के बारे में बात करी गई थी, 17 में बात करी गई है क्वांटिटेटिव मनी मेजर्स. यस, क्वांटिटेटिव मनी मेजर मनी से रिलेटेड है. मनी से रिलेटेड में ओपन मार्केट ऑपरेशन, इज दिस द आंसर? सो आई बिलीव दिस कुड बी द आंसर, बट मैं अभी यहां पर नहीं छोड़ सकती, मुझे आगे भी देखना है. सेलेक्टिव क्रेडिट, नो. मार्जिन रिक्वायरमेंट हमारा क्वालिटेटिव का आंसर होता है. मॉरल सुएशन हमारा क्वालिटेटिव का आंसर होता है. सो क्वांटिटेटिव के आंसर में मेरे पास में क्या आया? इट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन. इफ यू ऑल रिमेंबर, जब हमने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में बात करी थी तो यहां पर हमने OMO में बात करी थी. दैट इज द ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो यस, in the case of question number 17, A is the option. Next, question number 18. Who is the custodian of a foreign exchange reserve? देखिए, फॉरेन एक्सचेंज आप और मैं अपने पास में नहीं रख सकते. एक कंट्री के बिहाफ पे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके ही आता है, लेकिन एक कंट्री को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए दे शुड हैव सम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विद देम. तो कंट्री लेवल पर कौन काम करता है? कंट्री लेवल पर काम करता है SBI नहीं करता, ICICI नहीं करता. SBI इज अ नेशनलाइज्ड बैंक, ICICI इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, HDFC is again a private sector bank. Yes, the answer is RBI. RBI has the authority कि वो पूरा का पूरा foreign exchange reserve अपने पास में रखे. And the next question, the last question which I feel that is quite important is NPA stands for. NPA ये बेसिकली एक तरीके से अकाउंट्स में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपके पास में बैंकिंग में जब तक आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स को भी अपने अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं. सो हियर द NPA स्टैंड्स फॉर दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. आपने बैंक ने किसी को लोन दिया तो उनको वो रिकवर नहीं हो पाया, कहीं पर उन्होंने ऐसे एसेट परचेज कर लिया जहां से उनको रिकवरी नहीं हो पा रही है. दैट इज स्टिल लाइंग विद देम. सो दैट all will come under the category of a non-performing asset, and these all are the basic questions. I have given you some selective 19 questions including the practical ones which were there. So please go ahead again with this video regarding the various questions. अगर इन्हीं questions को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, I seriously I know it very well that you would score a very good marks. Thank you. Thanks a lot. My next video would be regarding to your any of the topic in the class 12 of the class 12th only. Till then, thank you. Thanks a lot.